माँ ने देखा कि मैं महीने में सिर्फ 3,000 कमाता हूं और फिर भी कोई पार्टनर नहीं ढूंढ पाया। इसलिए उन्होंने एक महिला सीईओ को मेरी पत्नी बनाने का इंतजाम किया। सीईओ 168 सेमी लंबी है और कभी घर नहीं आती। उन्होंने मुझे खर्च करने के लिए बिना किसी सीमा वाला ब्लैक कार्ड भी दिया ताकि मैं अपने पहले प्यार के साथ उनकी डेट्स में खलल न डालूं। मैंने समझदारी से ब्लैक कार्ड लिया और क्लब में पार्टी करने चला गया। इस बीच एक आलीशान प्राइवेट कमरे में सू यामिन का फोन बजा। उन्होंने बेपरवाही से स्क्रीन पर नजर डाली, फिर धीरे से रेड वाइन की एक घूंट ली। उनके बगल में बैठे लू झिंगियान ने प्यार और हसरत भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। यामिन, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तुम यहां आई। ब्रदर हायोमिंग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सू यामिन ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें उसकी राय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, फोन फिर से बजा। इस बार उन्होंने इसे उठाया और एक नजर डाली। आपके अकाउंट से 280 युआन खर्च हुए हैं। शादी के 2 साल में आपके अकाउंट से 3 मिलियन युआन खर्च हुए हैं। यह पहली बार था जब मैंने उनके कार्ड का इस्तेमाल किया था। सू यामिन ने स्क्रीन पर अपनी उंगली स्वाइप की, अपने होंठ थोड़े से सिकोड़े और बेरुखी से हंसी। लू झिंगियम ने अपने होंठ भींचे और बोले, यामिन, शायद तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। इससे पहले कि सू यामिन कोई जवाब दे पाती, एक और मैसेज पॉपअप हुआ। आपके अकाउंट से 118,068 युआन खर्च हुए हैं। आपके अकाउंट से 63,880 युआन खर्च हुए हैं। पहली बार मुझे कीमत देखे बिना खर्च करने की खुशी मिली, भगवान की तरह व्यवहार किए जाने की। यह 20 से अधिक वर्षों तक अपने खर्च को दबाने के बाद की रिलीज थी। यह नियंत्रण से बाहर हो गया, जिससे सू यामिन का फोन बजता रहा। उन्होंने अब इसे नहीं देखा। डिनर के अंत तक उनका फोन 7 या 8 बार बजा था। बिल चुकाने के बाद ही उन्होंने इसे देखा। जैसे ही वह अपना फोन रख रही थीं, उन्होंने एक करीबी दोस्त का फोन देखा। मुंह की आवाज हंसी से भरी थी। सिस्टर यामिन, मैंने अभी तुम्हारे पति को क्लब में देखा। उन्होंने एक साथ 7 लड़कियों को बुक किया है। अगर तुम अभी नहीं आती तो तुम्हारा सिर जल्द ही हरी घास से ढका होगा। सू यामिन ने तुरंत पुष्टि की कि गु हायोमिंग ने क्लब में 7 लड़कियों को बुक किया था। यह कैसे संभव है? जब मूमू ने उसे एक फोटो भेजी और छेड़ा, यह मत कहो कि तुम्हारे पति आज इस तरह तैयार हुए हैं। मैंने तो उन्हें पहचाना ही नहीं। फोटो में मौजूद आदमी के चेहरे के नैन नक्श नाजुक और सुंदर थे और उसने एक काली सूट जैकेट पहनी थी जो बहुत परिष्कृत लग रहा था। जब मूमू ने छेड़ना जारी रखा, क्या तुम पहचान भी सकती हो कि वह तुम्हारा पति है? सू यामिन को फिर से लगा कि वह अंधी है। वह जिंग कैसे हो सकता है? इस क्षण लू झिंगियान ने जारी रखा, यामिन, शायद तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मैं अकेले फिल्म देखने जा सकता हूं। सू यामिन ने फोन रख दिया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए लू झिंगियान के साथ फिल्म देखने चली गई। लू झिंगियान ने अपनी पहली फिल्म के प्रीमियर को याद करने के लिए एक मोमेंट पोस्ट किया। 20 मिनट बाद सू यान बिंग को एक बैंक खर्च अलर्ट मिला। ज्यू हायोमिंग ने रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब में 1 मिलियन युआन का रिचार्ज किया था। वह अब और नहीं बैठ सकी और बेरुखी से सिनेमा से निकल गई। इस बीच क्लब के एक प्राइवेट कमरे में मैं सोफे पर आराम से पीछे झुक गया। हजारों रुपए प्रति बोतल वाली रेड वाइन की चुस्की ले रहा था। 7 आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक और ध्यान रखने वाली लड़कियां मुझे घेर कर बैठी थीं। मेरे कंधे और पैरों की मालिश कर रही थीं। मैं खुशी से अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सका। यह सेवा धरती पर स्वर्ग से कम नहीं थी। कुछ समय पहले की बात सोचकर, जब मेरा मासिक वेतन 3,000 था और उपन्यास पढ़ते पढ़ते अचानक मौत हो गई थी, तभी मेरी नींद टूटी और मैं किताब के अंदर एक ऐसे चरित्र के रूप में जगा जिसका नाम मेरे जैसा ही था, एक प्यार का मारा हंक। मूल चरित्र एक शीर्ष स्तरीय अमीर परिवार में पैदा हुआ था और लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसने 5 साल तक नायिका सू यामिन का पीछा करने पर जोर दिया। फिर भी सू यामिन की आंखें केवल उसके पहले प्यार के लिए थीं। अंत में दोनों परिवारों के दबाव में सू यामिन के पास मुझसे शादी के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शादी के बाद वह शायद ही कभी घर आती थी और जब वह आती तो वह मूल मुझे फर्नीचर की तरह मानती थी। कोल्ड ट्रीटमेंट को सहने में असमर्थ मैंने बाहर अभिनय करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह सब परिवार की बर्बादी का कारण बना। एक दुखद अंत। यह पूरी आपदा में जीतने वाला हाथ खेलने जैसा था। मैंने क्लब मैनेजर की सेल्स पिच के जवाब में अपनी जीभ क्लिक की और सिर हिलाया। मैंने एक बार के लिए उदारता दिखाई। मैंने सू याम बिंग के कार्ड का उपयोग करके 1 मिलियन टॉपअप किए। सू याम बिंग ने प्राइवेट कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला
और मुझे एक महिला की जांघ को छूते हुए देखा, जाने देने के लिए अनिच्छुक। ये बहुत अच्छा लगा। तुमने इसके लिए कितने समय तक ट्रेनिंग ली? लड़कियां सभी अपनी लंबी टांगें दिखाने के लिए उत्सुक थीं। भाई, मेरे पास भी हैं। क्या आप मेरी टांगों को महसूस करना चाहते हैं भाई? मैं भी। उसकी टांगें देखें, बस देखने से ही मेरी नाक से खून निकलने लगता है। अमीरों की जिंदगी वाकई रोमांचक होती है। जैसे ही मैं इसमें डूब रहा था, बैंग! उसके बाद एक बेरुखी चिल्लाहट, तुम सब बाहर निकलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुयाम बिंग आकर मजा खराब कर देगी। मैंने अनिच्छा से छोटी सफेद फूल की कमर को चिकोटी काटी। तुम सब पहले बाहर जाओ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो तुम्हें बुलाऊंगा। सुयाम बिंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, सांड को जमाने के लिए काफी ठंडा। बहुत जल्दी कमरा शांत हो गया, जब तक कि हम दोनों ही नहीं बचे। मैं सोफे पर झुक गया और उसे नापा। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल मेजबान को पहली नजर में प्यार हो गया था। उस चेहरे ने तुरंत उन सभी लड़कियों को फीका बना दिया। बस वहां खड़े होकर कमर पर हाथ रखे उसने लार टपकाने के लिए काफी आकर्षण बिखेरा। जैसे ही मैं प्रशंसा में खो गया, मैंने सू योंग बिंग की गुस्से भरी आवाज सुनी, यहीं पर मुझे धोखा देने के लिए मेरे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो? जूहे, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगी? सू याम बिंग ने मुझे बेरुखी से देखा। फिट और अलग, एक ऊंची नाक, गहरी विशेषताएं, अच्छी तरह से परिभाषित जॉलाइन, उसके बिना बटन वाले कॉलर ने सेक्सी एडम एप्पल को उजागर किया। यह सुंदर गूहे वह व्यक्ति था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वह 2 घंटे पहले ईर्ष्यालु और तर्कहीन आदमी की तुलना में पकड़े जाने पर कोई घबराहट नहीं दिखा रहा था। यह दिन रात की तरह था। मैंने आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारे पैसे से तुम्हारा क्या मतलब है? हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हारा पैसा मेरा भी नहीं है? क्या यह सही नहीं है? तुम अपने सफेद चांदनी के साथ मजा करने में पैसे खर्च कर सकती हो, तो मैं कंपनी खोजने के लिए पैसे क्यों नहीं खर्च कर सकता? मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता। किताब बार बार सू यामिन की मूल मेजबान के प्रति घृणा का वर्णन करती है, यहां तक कि एक स्पर्श ने उसे बीमार कर दिया। दूसरे शब्दों में, उसका मुझे छूना मूल रूप से आत्म नुकसान है। सू याममेन गुस्से में हंसी। निर्दोष होने का नाटक करना बंद करो। तुमने जानबूझकर मेरा कार्ड स्वाइप किया और ऐसा सीन बनाया। क्या यह सिर्फ मुझे यहां बुलाने के लिए नहीं है? मैंने उसकी ओर देखा, धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर यह तथ्य कि तुमने लू झिंगियान को छोड़ दिया और यहां आई, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिल में मैं लू झिंगियान से ज्यादा मायने रखता हूं? सू यामिन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे साथ किस्मत मत आजमाओ। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर मैंने तुम्हें कभी ऐसा करते हुए देखा तो हमारी शादी खत्म हो जाएगी। उसके साथ उसने मुझे नफरत से दूर फेंक दिया। पास ही एक टिश्यू उठाया और अपना हाथ पोंछा, ठीक किताब की तरह। मुझसे किसी भी शारीरिक संपर्क से नफरत करते हुए मैं लगभग हंस पड़ा। मैंने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोफे पर बैठ गया। सोना भी मना है। मैंने उम्र पहले इस शादी को चाहना बंद कर दिया था। अगर तुम अब तलाक का समझौता फेंक देती हो और मैं उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता हूं, तो मैं गोइंग कुछ नहीं बल्कि एक कुत्ता हूं। सू याम बिंग रुकी और मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर धीरे धीरे एक छोटी सी मुस्कान फैल गई। तलाक? क्या तुम्हें यकीन है? तुमने उससे शादी करने के लिए इतनी मुसीबतें झेली। अभी तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम उसके लिए तरस रहे हो। इस आदमी के मुंह से तलाक शब्द सुनना कितना हास्यास्पद मजाक है। मेरी नजर एक पल के लिए उसके चेहरे पर टिकी रही, फिर नीचे खिसक गई। अंत में उसकी लंबी टांगों पर आ टिकी। मुझे तुम्हें छूने दो या मुझे तलाक दे दो। सू यामिन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरे ठीक सामने अपने सहायक को बुलाना। एक तलाक समझौता ड्राफ्ट करो। इसे कल सुबह सबसे पहले घर पहुंचाओ। मैंने वह वाइन उठाई जिसे मैंने खत्म नहीं किया था। इसे खत्म किया ताकि बर्बाद न हो। फिर गिलास नीचे रख दिया। फिर मैं खड़ा हो गया। तुमने यह चुनाव किया है, पछताना मत। सू याम बिंग ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया, मुड़ा और चला गया। सू याम बिंग बेवकूफ खड़ी देखती रही। उसे ज्यादा यकीन हो गया कि मैं नशे में था। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपने से अलग व्यवहार करूंगा और उसे चुनौती दूंगा। तलाक की बात घर पहुंचकर मैं सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। सू याम बिंग ने जी होमोइंग को देखा, जिसने उस पर नजर भी नहीं डाली जब तक कि मैं गायब नहीं हो गया। तभी उसने प्रतिक्रिया दी। वह सोफे पर बैठ गई। तलाक चाहने वाले आदमी की छवियां उसके दिमाग में तैर रही थीं। वह बेरुखी से हंसी। वह वाकई देखना चाहती थी कि जब कल उसके सामने तलाक के कागजात आएंगे तो वह कैसा दिखेगा।
उस विचार के साथ सू यामिंग उठी और ऊपर चली गई। जैसे ही वह मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास से गुजरी, वह वहीं रुक गई। उसने अंदर से मेरी आवाज सुनी। आज एक अच्छा दिन है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। कल एक और शानदार दिन है, समय बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है। सू यामिन ने मुझे नशे में भूत की तरह विलाप करते हुए सुना। वह मुझे शांत करने की कोशिश करने के लिए नीचे झुकी। जब उसने दरवाजे की घुंडी को घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि मैंने इसे लॉक कर दिया है। वह आदमी जो घर पहुंचते ही हर बार एक योजना का उपयोग करता था, बस मेरे साथ सोने के लिए अब दरवाजा बंद पाया। दरवाजे के पीछे से मेरा गाना जारी रहा। मेरा मानना है कि मैं वह हूं जो मैं हूं। मेरा मानना है कल में, मेरा मानना है असीम यौवन में। मुझे इतना नशे में और बेकाबू देखकर सू यामिंग अंततः मुड़ी और चली गई। जिस कमरे में मैं रुका था वह मास्टर बेडरूम था, क्योंकि सू यामिंग ने मूल मेजबान के साथ एक ही कमरे में सोने से इनकार कर दिया था। उसने इसके बजाय अतिथि कमरा चुना। अब यह कमरा मूल मेजबान का अकेला हो गया था। मैंने चारों ओर आलीशान कमरे को देखा, डिजाइनर कपड़ों से भरी अलमारी और सभी महंगी लग्जरी घड़ियों को देखकर खुशी से गा रहा था, कितना आरामदेह। मैं 2 लोगों के लिए बने आलीशान बाथटब में भीग गया, फिर बड़े नरम आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। यह एक सपने जैसा लग रहा था, इतना सुंदर। यह असली नहीं लग रहा था। अगली सुबह सू यामिन उठी। उसने देखा कि मेज पर सामान्य रूप से कोई नाश्ता तैयार नहीं था, न ही कोई उसे बेसब्री से देख रहा था। उसने मेरे बेडरूम के दरवाजे पर एक नजर डाली और अपने होठों को थोड़ा सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। जैसा कि अपेक्षित था, यह आदमी होश में आने के बाद कछुए की तरह अपने खोल में छिपने की कोशिश कर रहा होगा। कल रात मेरी साहसी तलाक घोषणा के बारे में सोचकर वह फिर मुस्कुराई। उसने तलाक के कागजात कॉफी टेबल पर फेंक दिए और फिर ऑफिस चली गई। मैं इतने आरामदायक बिस्तर पर कभी नहीं सोया था, इसलिए मैं तब तक सोया जब तक मैं स्वाभाविक रूप से नहीं जगा। दोपहर हो चुकी थी। यह देखकर कि मैं अभी भी आलीशान कमरे में हूं, मैंने एक बार फिर पुष्टि की कि मैं वास्तव में किताब में प्रवेश कर चुका हूं। मैंने एक बार फिर प्लॉट के माध्यम से हल किया। किताब में हमारी शादी 3 साल से कम समय तक चली, जिसका मतलब है कि अब से 1 साल से भी कम समय में सू यामिन मेरे परिवार को दिवालिया कर देगी और मुझे कंगाल छोड़ देगी। उपन्यास केवल व्यापार युद्ध पर संक्षेप में छूता है। मुझे नहीं पता था कि सू यामिन ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन अमीरों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। कोई रास्ता नहीं कि मैं अपने परिवार को दिवालिया होने दूं। मैं उठा, खुद को संवारा और नीचे चला गया। कॉफी टेबल पर तलाक समझौता देखकर मैंने पेन उठाया और तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिए। 1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाना तलाक के प्रति अपमानजनक लगेगा। फिर मैंने अपनी जेब से सू यामिन का कार्ड निकाला और उसे तलाक समझौते के ऊपर रख दिया। फिर मैंने मूल मेजबान की महत्वपूर्ण चीजें ली और गू परिवार में लौट आया। जब मेरी मां ने मुझे लौटते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत जो कर रही थीं उसे छोड़ दिया और दौड़कर आईं। हे, तुम इस समय घर क्यों हो? क्या सू यामिन ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। नहीं, सच में नहीं। मेरी मां को स्पष्ट रूप से मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। आमतौर पर इस समय मैं सू यामिन के लिए लंच लाने में व्यस्त रहता था। मेरे पास उनके लिए समय कैसे हो सकता है? मेरी मां आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने घर आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? मैं नौकरों से तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन तैयार करवा सकती थी। हे, तुमने अपना हेयर स्टाइल कब बदला? यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह आउटफिट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। मेरी मां की आंखें मुझ पर टिकी थीं जब वह मेरी ओर देख रही थीं, जब वह मुझसे बात कर रही थीं। उन्होंने आंटी जोंग को मेरे कुछ पसंदीदा व्यंजन पकाने के लिए बुलाया। हर हाव भाव दिखाता था कि वह अपने बेटे को देखकर कितनी खुश थीं। मुझे तुम्हारे पापा को फोन करने दो और उन्हें भी लंच के लिए घर बुलाने दो। मेरे पास उन्हें रोकने का समय नहीं था। इससे पहले कि उन्होंने नंबर डायल कर दिया था, मैंने घर के चारों ओर देखने का मौका लिया। जितना ज्यादा मैंने देखा उतना ही ज्यादा खुशी महसूस हुई। फोन खत्म करने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछती रही कि मैं कैसा हूं। यह स्पष्ट था कि जब मैं मूल मेजबान सू यामिन से शादी कर ली थी तो मेरी मां लगातार चिंतित रहती थी कि मैं खुश नहीं हूं। हे ओम, अगर कुछ गलत है तो तुम्हें मम्मी और पापा से बात करनी चाहिए। हम हमेशा तुम्हारा सहारा रहेंगे। मेरे सामने खड़ी इतनी सुंदर और गर्मजोशी से भरी महिला को देखकर मैं किताब में उसके दुखद अंत के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। मैं खुद को गले लगाने से नहीं रोक सका। अपने दिल में मैंने उसकी किस्मत बदलने का पक्का फैसला किया। मेरी मां का शरीर थोड़ा कड़ा हो गया।
उनके बेटे को इस तरह गले लगाए कितना समय हो गया था। मम्मी, मुझे माफ कर दो। पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हें चिंतित किया। ऐसा फिर नहीं होगा। मेरी बातें सुनकर मेरी मां की आंखें तुरंत लाल हो गईं। जब से मेरी शादी हुई, मैं शायद ही कभी घर आता था, और अगर मैं आता भी तो वह हमेशा सू यामिन की वजह से होता था। तब उसने कहा था कि जबरदस्ती खरबूजा मीठा नहीं होता, लेकिन मैंने उससे शादी करने पर जोर दिया। मैं उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने हमेशा मुझे अपने दिल में रखा था। जब मैंने सू यामिन से शादी करने पर जोर दिया तो उन्होंने मुझे दे दिया। शादी के बाद मुझे नाखुश देखकर मेरे गर्व और रोशनी को धीरे धीरे फीका पड़ते हुए देख रही थीं। यह ऐसा था जैसे मेरी पूरी दुनिया सू यामिन के इर्द गिर्द घूमती हो। उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ गलत था। मेरी मां के रूप में उन्होंने यह सब देखा और दर्द को गहराई से महसूस किया। मैंने उनकी आवाज में घुटन सुनी। मैंने उनकी लाल आंखों में आंसू उमड़ते देखे। मैं उनके आंसू पोंछने के लिए ऊपर पहुंचा। उन पर मुस्कुराते हुए मैंने कहा, मम्मी देखो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मेरी मां ने अपने बेटे की ओर देखा और महसूस किया कि मैं इस बार बहुत बदल गया हूं। जैसे मैं बहुत पहले जैसा था वैसा ही हो गया हूं। जैसे ही लंच तैयार हुआ, मेरे पापा भी घर आ गए। वह वार्नर को भी अपने साथ लाए। वार्नर मेरे पापा के अच्छे दोस्त की बेटी थी। वह मूल मेजबान से 3 साल बड़ी थी। दोनों माता पिता को खोने के बाद वह अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन बुजुर्गों के लिए उसकी परवरिश करना मुश्किल था। इसलिए गू परिवार ने उसे अंदर लिया और अपनी बेटी की तरह उसकी परवाह की। उन्होंने जीवन और शिक्षा में उसका पूरा समर्थन किया, जब तक कि उसने कॉलेज स्नातक नहीं कर लिया। कॉलेज के दौरान वह गू ग्रुप में पार्ट टाइम काम करती थी। ग्रेजुएशन के बाद वह कंपनी में एक वरिष्ठ कार्यकारी बन गई। मैंने चोरी छिपे उसकी ओर देखा और उसकी नजर से नजर मिली जब वह मेरी ओर देख रही थी। उपन्यास में मूल मेजबान उसे हमेशा बड़ी बहन के रूप में देखता था। जब मैं सू यानबिंग का पीछा कर रहा था तो मैं अक्सर उसे बताता था कि मैं सू यानबिंग को कितना पसंद करता हूं और उससे सलाह और विचार मांगता था। उसने मूल मेजबान को जो दिखाया वह हमेशा एक बड़ी बहन की छवि थी। उसने मुझे प्यार किया, मेरी रक्षा की, मेरी मदद की, लेकिन कभी रेखा पार नहीं की। यहां तक कि पाठकों को भी कभी संदेह नहीं हुआ, जब तक कि उन्हें पता नहीं चला कि सू यामिन और मेरा तलाक हो गया। वनेर मुझे ढूंढने गई। उसने मुझे कार दुर्घटना के दृश्य पर देखा। उसने मुझे कांपते हुए उठाया और मुझे खून से लथपथ देखा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह मेरे मुंह के कोने से खून पहुंचती रही। उसकी आवाज बेजान थी जब उसने कहा, हेंगडॉट, मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें तब नहीं रोका। उसकी आंखों में गहरा जज्बात मिटाना नामुमकिन था। उस पल वह अब और छिपाना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं जानूं कि वह मुझे कई सालों से पसंद करती थी। वह मुझे बेताबी से रखना चाहती थी, लेकिन चाहे वह कुछ भी करती, वह नहीं कर सकती थी। वह बस इतना ही कर सकती थी कि मेरी जिंदगी को धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने फिसलते हुए देखे। यह उसी पल था जब मैंने उसके प्रति प्यार और नफरत दोनों महसूस की। तभी मेरी मां ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। वनेर, तुम भी यहां हो। मैंने भी उसे नमस्ते कहा। वनेर जी ने मुझे थोड़ा प्यार भरी आवाज के साथ देखा। क्या तुम आमतौर पर रोजाना उसे लंच लाने में व्यस्त नहीं रहते? आज तुम दोपहर में घर आने के लिए कैसे तैयार हो गए? मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। इन दिनों बहुत गर्मी है। उसने कहा कि मेरे लिए लंच लाना बहुत थका देने वाला है, इसलिए उसने मुझे न लाने को कहा। जैसे ही मैंने यह कहा, न केवल वनेर बल्कि मेरे माता पिता भी मेरी ओर मुड़े। उनके हाव भाव स्पष्ट रूप से संदेह दिखा रहे थे, जैसा कि अपेक्षित था। जो लोग मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं विश्वास नहीं करते कि सू यामिन मेरे प्रति दयालु होगी। विषय बदलने के लिए मैं वनेर की ओर मुड़ा। वनेर जी, कंपनी हाल ही में कैसा कर रही है? यह सुनकर वनेर ने मुझ पर एक नजर डाली। हम हाल ही में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अगर हम उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं तो कंपनी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। मैंने उलझन में उसकी ओर देखा। कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। क्या होगा अगर कैश फ्लो साथ नहीं देता? क्या होगा अगर पूंजी श्रृंखला टूट जाती है और सू परिवार बस चुपचाप बैठकर देखता है? वनेर थोड़ा मुस्कुराई। हम कुछ बड़ी परियोजनाओं को संभाल सकते हैं। कंपनी इसे प्रबंधित कर सकती है। मैंने सिर हिलाया और उसे गंभीरता से देखा। मुझे लगता है कि मौजूदा बाजार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज स्थिरता है।
हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के सामने आने वाले संभावित जोखिमों को संभालने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो हो। मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता था, इसलिए मुझे अप्रत्यक्ष रूप से इसकी ओर इशारा करना पड़ा। वनेर ने मेरी ओर देखा। उसकी नजर में जांच का एक निशान दिखाई दे रहा था। हे, जब से तुमने कंपनी में रुचि लेना शुरू किया, मुझे इसका एहसास हुआ। मूल मेजबान ने कभी कंपनी के मामलों की परवाह नहीं की। मैंने अपनी ठुड्डी छुई और वनेर पर एक नजर डाली, लेकिन फिर भी उसे फिर से याद दिलाने में मदद नहीं कर सका। तुम्हें और मेरे पापा को वाकई परियोजनाओं पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। खासकर उन संभावित जोखिमों पर विचार करें जो वे ला सकती हैं। क्या कंपनी वाकई इसे संभाल सकती है? वनेर मुझे घूरती रही, मेरे हाव भाव से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या तुमने शायद सू यामिन से कुछ सुना? वे चाहते हैं कि हम प्रतियोगिता छोड़ दें और परियोजना को उसके मूल मालिक को वापस सौंप दें, सिर्फ रोमांस के लिए। परिवार पहले सू परिवार की बहुत मदद करता था। अब अचानक उन्हें परियोजना लेने से रोकना, वनेर के लिए ऐसा सोचना सामान्य है। मैंने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस हाल ही में एक ही सपना देख रहा हूं। सपना देख रहा हूं कि हमारी परिवार कंपनी दिवालिया हो गई। इसलिए मैं वाकई चिंतित हूं। और चुप रहा, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ गलत है। मैं बहुत हिचकिचाया, फिर दूर से अपने माता पिता पर एक नजर डाली। मैं उसके करीब झुका और अपना हाथ उठाकर अपना मुंह ढक लिया। वास्तव में मैंने सू यामिंग परिवार को नीचे लाने की बात करते हुए सुना था। यह कहने के बाद मैं पीछे हट गया। फिर मैंने गुड़ के कान लाल होते देखे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में उसे फ्लर्ट करूंगा। अजीब तरह से नाटक किया कि मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी आवाज नीची करके समझाया कि मुझे डर था कि मेरे माता पिता इसे संभाल नहीं सकते, इसलिए मैंने उन्हें कंपनी के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। मैं यह सब नहीं समझता, इसलिए मैं केवल तुम पर भरोसा कर सकता हूं। गुड़ सोफे पर पीछे झुक गई, बेपरवाही से अपना कान रगड़ते हुए मेरी ओर देख रही थी। तो हे ओमिंग, तुम्हारे बारे में क्या? तुम क्या योजना बना रहे हो? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरी मां आई और हमें खाने के लिए बुलाया। मैंने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज देखी। तुरंत बहुत अच्छा लगा। मेरी मां ने मुझे थोड़ा खाना परोसा, मुझे ज्यादा खाने को कहा। उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में वजन कम किया है। अच्छाइयों से भरी मेज को देखकर मैंने अपनी लार निगल ली। मैंने इतने लंबे समय से घर का बना खाना नहीं खाया, इसलिए भूख से मेरा वजन कम हो गया। बस मुझे कुछ दिनों के लिए घर पर रहने दो, मैं निश्चित रूप से इसे वापस पालूंगा। मेरी मां ने मुझे यह कहते सुना। वह मेरी थाली में और खाना रखती रहीं। अगर तुम्हें घर का बना खाना चाहिए, मम्मी अब से हर दिन किसी से तुम्हारे लिए इसे मंगवाएंगी। मैंने अपना हाथ हिलाया और कहा, जरूरत नहीं है मम्मी, मैं अब से घर पर ही रहूंगा। एक पल के लिए मेरे माता पिता और कुड़ सभी ने जो कर रहे थे वह रोक दिया और मेरी ओर देखा। मैं भी रुका, फिर गंभीरता से उनकी ओर देखा और कहा, मम्मी, पापा, वनेर, मैं सू यामिंग को तलाक देने की योजना बना रहा हूं। मैं सोचता था कि जब तक मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मैंने सोचा कि मैं उसे मुझसे प्यार करा सकता हूं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि तुम प्यार के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं अब उसे प्यार नहीं करना चाहता। अब मैं बस वापस आना चाहता हूं और तुम सबके साथ रहना चाहता हूं। मैंने इसे बहुत स्वतंत्र रूप से कहा, बिना उदासी या अनिच्छा के। लेकिन मूल मालिक की सू यामिंग के लिए भावनाएं गु परिवार के दिमाग में गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। मेरे माता पिता ने मेरी ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं बस ऐसे ही जाने दे सकता हूं। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या तुम मुझे नीचा देख रहे हो? सोच रहे हो कि मैं तुम पर निर्भर रहने आया हूं? जब मैंने यह कहा तो मेरी मां ने प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराई। हम कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा वापस आकर मेरे साथ रहना मुझे किसी भी चीज से ज्यादा खुश करता है। मेरे पापा ने अपना फोन उठाया और मेरे अकाउंट में और 10 मिलियन ट्रांसफर किए। जब चाहो वापस आओ, यह परिवार तुम्हें 10 जन्मों तक सहारा दे सकता है। अपने सामने अपने माता पिता को देखकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। उपन्यास में मूव परिवार दिवालिया होने के बाद मेरे पापा अपनी बहू के मास्टरमाइंड होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ। वह कोमा में चले गए और एक वेजिटेबल बन गए। मेरी मां दोहरा झटका सहन नहीं कर सकी। वह डिप्रेशन में चली गई और आखिरकार आत्महत्या कर ली। मैं वह सब बदलना चाहता हूं, उन्हें भी बचाना चाहता हूं। जैसे ही मैं अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखने वाला था, अचानक एक हल्की आवाज बोली, मेरे बारे में क्या? गोरे को नहीं पता था कि उसने कब मुझे घूरना शुरू कर दिया था। उसका चेहरा थोड़ा जलन दिखा रहा था, जैसे मेरे माता पिता के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हो। मैंने उसे एक नजर डाली
और उसके कटोरे में मांस का एक और टुकड़ा डाल दिया। इस बीच सू ग्रुप में एक जूनियर असिस्टेंट कुछ दस्तावेजों के साथ सीईओ के ऑफिस में दाखिल हुआ। प्रेसिडेंट सू, वह आज आपके लिए लंच नहीं ला रही है। सू यामिंग ने समय पर एक नजर डाली। आमतौर पर अब तक वह मेरे लिए लंच ला चुकी होती। उसे मुझसे तलाक का इतना डर है, वह अब मुझे खाना लाने की हिम्मत भी नहीं करती। उन्होंने असिस्टेंट को बेरुखी से तिरछी नजर से देखा। क्या अब तुम्हें खाने की लत लग गई है? चाहती हो मैं फोन करके उससे तुम्हारे लिए पूछूं? असिस्टेंट ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं बस इसे बेपरवाही से कह रहा था। वास्तव में हर बार खाना डिलीवर किया जाता था, वह उसके पेट में ही जाता था। इसे इतने लंबे समय तक खाने के बाद उसे इसकी आदत हो गई थी। अंत में असिस्टेंट बहुत उत्सुक थी और पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। सर, यह पहली बार है जब उसने लंच नहीं लाया। प्रेसिडेंट सू को अप्रसन्न देखकर उसने जल्दी से हस्ताक्षरित दस्तावेज उठाए और चली गई। सू यामी को एक बार मेरे हस्तक्षेप के बिना एक दिन मिला। काम खत्म करने के बाद उसने कल रात सूट में गुगू हायोमिंग को याद किया, उन आंखों के साथ जो स्पष्ट रूप से तलाक चाहती थीं। सू यामिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और सीधे बाहर चली गई। जैसे ही वह प्राइवेट कमरे में दाखिल हुई, अंदर मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। वह सोफे पर बैठ गई, यह नोटिस करते हुए कि वे अभी भी उसे घूर रहे थे। उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? कोई समस्या है? उसकी सबसे अच्छी दोस्त जब मुमू टेंटेटिवली चलकर आई और पूछा, जू हायोमिंग तुम्हारे पीछे नहीं आया? सुयामिंग ने उन्हें एक तीखी नजर डाली। क्या तुम लोग ही नहीं थे जो उससे नफरत करते थे कि वह मेरे पीछे आ रहा है? अब जब वह यहां नहीं है तो क्या यह सही नहीं है? दयनीय मत बनो। लिन शिन याओ ने मूड को देखते हुए सू यामिन को एक ड्रिंक परोसी। हम बस तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। डर है कि वह अब तुम्हें संजोता नहीं है और तुम फिर से साथ हो गए हो। सू यामिन की करीबी सहेलियों के रूप में वे किसी और से बेहतर जानती थीं कि वह जहां भी थी, जू हायोमिंग पीछे पीछे आता। वह कभी भी एस्कॉर्ट्स के लिए क्लब नहीं जाता। सू यामिन को अकेला छोड़ना तो दूर, और सोनिया छुट्टी के लिए जाना। सू यामिन का पूरा चेहरा ठंडा हो गया। अगर तुम्हारी आंखें बेकार हैं तो बेहतर होगा कि तुम उन्हें दान कर दो। जब मुमू हंसी, हे, जब तक तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। यह ठीक है, आओ हम सब यामिन के लिए एक टोस्ट पीते हैं। आखिरकार दुख से बचते हुए, कम से कम अभी के लिए, सू यामिन ने अपना गिलास उठाया और पी लिया। वे जो कह रहे थे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जब तक कि कुछ और ड्रिंक के बाद लिन शिन्याओ ने अपना फोन उठाया और कहा, भाई भले ही गुगू हे ने शादी के लिए मजबूर किया और तब तुम्हारे गर्व को ठेस पहुंचाई, उसके लुक्स और फैमिली बैकग्राउंड के साथ वह तुम्हारे लिए योग्य से ज्यादा है। तुमने कैसे मैनेज किया कि उसने तुम्हें 2 साल तक छूने नहीं दिया? जब मेरी आंखें केवल सू यामिंग पर टिकी थीं, मेरे पास उसकी हर सहेली का वीचैट था, इसीलिए उन सभी ने मेरे मोमेंट्स देखे। मेरे मोमेंट्स पहले सू यामिंग के बारे में ही होते थे, या तो हमारे प्यार का दिखावा करते हुए या छोटे निबंध लिखते हुए कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि सू यामिंग ने मेरे मोमेंट्स को ब्लॉक कर दिया है। जब भी मैं वे निबंध पोस्ट करता था, मेरी बेस्टियां अक्सर उन्हें हमारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती थीं ताकि उसे परेशान कर सकें। लेकिन सिर्फ 2 घंटे पहले उन्होंने खोजा कि मैंने अपने मोमेंट्स में सू यामिंग से जुड़ी हर चीज डिलीट कर दी थी। फिर मैंने सोनिया पहुंचने के बारे में एक मोमेंट पोस्ट किया, और अब मैंने हियांग में समुद्र के किनारे सूर्यास्त देखते हुए समुद्र तट शॉर्ट्स पहने हुए अपनी एक सुंदर फोटो पोस्ट की। यह 9 फोटो ग्रिड था, जिसके कैप्शन में लिखा था, उस व्यक्ति के साथ सबसे सुंदर दृश्य देखना जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। सू यामिंग ने सबको अपने फोन देखते हुए देखा, इसलिए उसने भी एक नजर डाली। यह समुद्र के किनारे खुशी से मुस्कुराते हुए मेरी एक फोटो थी। चिंशी ने अपने फोन को घूरा और कहा, लगता है जीव हायोमिंग सचमुच बदल गया है। जब मुमू ने सिर हिलाया, वह वास्तव में इस तरह काफी सुंदर लग रहा है। लिन शिन्याओ मुस्कुराई। शायद ऐसा ही लगता है जब आप किसी को प्यार करना बंद कर देते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ सू यामिंग ने अपना गिलास फर्श पर पटक दिया। उसका खूबसूरत चेहरा बर्फ सा ठंडा। सू यामिंग ने उन्हें ठंडी आंखों से देखा। क्या तुम सब पागल हो? हम पीने बाहर आए थे और तुम सब अपने फोन से चिपके हुए गुगू हेलिंग के बारे में बात कर रहे हो। यह कहने के बाद सू यामिन तूफान की तरह बाहर निकल गई। जब मुमू उलझन में लग रही थी, क्या उसने नहीं कहा कि उसे परवाह नहीं है? सू यामिंग इतनी गुस्से में क्यों है? शिंग शू थोड़ा हंसी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे जीव हायोमिंग से प्यार हो गया हो?
लिन शिन याओ ने आंखें सिकोड़ी और कहा, चाहे वह गुगु हायोमिंग को पसंद करे या न करे, मुझे पता है कि मैं उसे थोड़ा पसंद करने लगी हूं। जब मुमू और शिंशु दोनों ने उसकी ओर देखा, तुम मजाक कर रही हो है ना? सु यामिंग कार में बैठी, अपना फोन निकाला और वीचैट खोला। मेरे मोमेंट्स को स्क्रॉल किया और देखा कि मैंने क्या पोस्ट किया था मेरे वीचैट चैट फीड में। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं छुट्टी के लिए ही कांग गया था। तस्वीरें मुस्कानों से भरी थीं, जो मेरी आंखों तक पहुंच रही थीं। अंदर से रोशनी निकल रही थी, चाहे वह सिर उठाए हुए साइड प्रोफाइल हो या सीधे कैमरे का सामना कर रही हो। हर कदम असली खुशी दिखा रहा था। मेरी आंखें दुनिया की सारी खूबसूरती थामे हुए लग रही थीं। लेकिन वह जू हायोमिंग था, वह जिसकी आंखों में या तो उसके लिए प्यार या दूसरों के प्रति नाराजगी दिखती थी। एक अमीर परिवार का एक अनुचित लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बच्चा। एक व्यक्ति रातों रात नहीं बदलता। सु यामिंग को विश्वास नहीं हुआ। उन तस्वीरों में मी असली मैं था, दूसरे शायद न जाने, लेकिन वह अपने दिल में साफ तौर पर जानती थी। जियो हायोमिंग तलाक की बातचीत से बच रहा था। मोमेंट्स में वे तस्वीरें पोस्ट करना सिर्फ उसे खुश करने के लिए था, लेकिन मेरा इरादा जानते हुए भी वह उन असामान्य रूप से सरल तस्वीरों से वापस खींची चली गई। इस बीच मैं हियांग में अपनी पहली छुट्टी का आनंद ले रहा था। यह वह जगह थी जहां मैं जीवित रहते हुए सबसे ज्यादा जाना चाहता था। हल्की हवा, समुद्र के किनारे आनंद लिया गया सी फूड का दावत। समुद्र के किनारे के रात के दृश्य ने मुझे केवल एक एहसास दिया, दुनिया कितनी सुंदर है। मेरे पिछले जीवन में मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं था। मुझे कभी इस तरह की जिंदगी का अनुभव करने का मौका नहीं मिला। न ही मेरे पास रिकॉर्ड करने लायक कुछ सुंदर था। लेकिन अब मुझे लगता है कि रिकॉर्ड करने लायक बहुत सारे सुंदर पल हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर दृश्य और परिवार का प्यार। अगली सुबह मैं डाइविंग जाना चाहता था, इसलिए मेरी मां ने मुझे डाइविंग सिखाने के लिए एक प्राइवेट महिला कोच को काम पर रखने में पैसे खर्च किए। मुझे मूंगा चट्टानों के माध्यम से बुनने और मछलियों के स्कूलों के साथ तैरने में मजा आया। यह आरामदेह और आनंददायक था। इस बीच सु ग्रुप के प्रेसिडेंट के ऑफिस में सु यामिंग ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच अपनी मां का फोन रिसीव किया। यामिन, मेरी बेटी गुयोमिंग दूसरी औरत के साथ छुट्टी पर क्यों गया? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ था? सु यामिंग ने भौहें सिकोड़ी और कहा, नहीं। सु की मां ने सख्ती से कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो वह दूसरी औरत के साथ इतना अंतरंग क्यों होगा? और जानबूझकर मोमेंट्स पर पोस्ट भी किया। सु यामिंग ने मेरे मोमेंट्स को पाया और देखा कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले एक डाइविंग वीडियो शेयर किया था। मैंने इसे कैप्शन भी दिया था, पहली बार डाइविंग, एक खुशी जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते। वीडियो में एक औरत थी जो कभी कभी मेरा हाथ पकड़ती थी और मेरा सहारा बनने में मदद करती थी। डाइविंग गियर की वजह से उनका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उनकी फिगर साफ तौर पर बेहतरीन थी। टिप्पणियों में आपसी सहपाठियों और दोस्तों ने जवाब छोड़े, स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन जल्दी खत्म हो जाता है। मैं यह डॉग फूड नहीं खाना चाहता। वे साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। किसे जलन हो रही है? मैं सहकर्मियों या सहपाठियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जब मुमू ने सबको गलती से गू को सु यामिंग समझकर बेस्टीज ग्रुप चैट में टैग करते हुए देखा तो शिंग शिव हंसी। वे तलाक ले रहे हैं, लेकिन अभी भी 30 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड है। जियो हायोमिंग कुछ ज्यादा ही उत्सुक लग रहा है। लिन शिन याओ ने सिर हिलाया। खैर, तुम वाकई उसे दोष नहीं दे सकते। वह युवा और आवेगी है, इसे कौन सह सकता है? उनके जवाब का सामना सिस्टम नोटिफिकेशन से हुआ। सु यामिन ने ग्रुप छोड़ दिया है। तुम में से किसी के पास कोई अक्ल नहीं है। सु यामिंग अपने दिल में बहुत आश्वस्त थी। कोई रास्ता नहीं है कि गुयोमिंग वाकई तलाक चाहेगा। उसके मोमेंट्स हमेशा उसके देखने के लिए पोस्ट किए जाते थे। कल से अब तक गुयोमिंग ने उससे संपर्क नहीं किया था, लेकिन मोमेंट्स को लगातार अपडेट कर रहा था। इतने सारे अपडेट्स का स्पष्ट मतलब था कि वे उसके लिए थे। यह डाइविंग वीडियो पोस्ट करना पिछली बार क्लब में महिला मॉडलों को ऑर्डर करने जैसा ही था। बस उसका ध्यान खींचने की एक रणनीति, उसे चिंतित करने की कोशिश करना ताकि वह उसके पास जाए और बाहर निकलने का रास्ता दे। मेन्यू यामिंग बेरुखी से हंसी। गुयू हायोमिंग वाकई खुद को बहुत ज्यादा समझता है। उसका मुझे परेशान न करना बिल्कुल वही है जो मैं चाहती थी। सु यामिंग ने फोन एक तरफ फेंक दिया और काम करना जारी रखा, वापस बिजनेस संभालने के लिए। लेकिन गुगू हायोमिंग का भारी बदलाव समय समय पर उसके दिमाग में चमकता रहा, जिससे वह तेजी से चिड़चिड़ी और बेचैन हो गई। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और अपना शेड्यूल खचाखच भर दिया। शाम को वह लू जिंगियान को बाय परिवार की बर्थडे पार्टी में ले गई। जल्द ही सु यामिंग
और लू जिंगियान के बैंक्वेट में शामिल होने की खबर हॉट सर्च लिस्ट में ट्रेंड कर रही थी। सू यामिंग अक्सर लू जिंगियान को शाम के बैंक्वेट में लाती थी, लेकिन सू यामिंग और गुगु हायोमिंग की भव्य लाइव स्ट्रीम शादी जो ऑनलाइन वायरल हो गई थी, अभी भी सभी पर गहरी छाप छोड़ गई थी और न तो मीडिया और न ही रिपोर्टर्स ने उन्हें नाराज करने की हिम्मत की। कोई भी उनके निजी जीवन के बारे में गपशप करने का जोखिम नहीं उठाएगा। लेकिन हर बार जू हायोमिंग हॉट सर्च देखता, वह सोचता कि लू जिंगियान सू यामिंग को बहकाने की कोशिश कर रहा है और उसका सामना करने, उसे चेतावनी देने या उसे मारने भी जाता। सू यामिंग होटल लौटी और ट्रेंडिंग खबर देखी। उसका दिमाग गुयोमिंग के पागलपन भरे विस्फोट और उस छुट्टी की खुशी के बीच स्विच करता रहा। उसे अप्रत्याशित रूप से प्रत्याशा का हल्का सा एहसास हुआ। वह नहाकर बिस्तर पर चली गई। इस बीच मैं सुबह डाइविंग गया और दोपहर में सर्फिंग। यह शुद्ध खुशी थी। उस रात नहाने के बाद मैं लेट गया, अपना फोन उठाया और देखा कि मूल मेजबान के मुखबिर ने मुझे सू यामिंग और लू जिंगियान के बारे में ट्रेंडिंग खबर भेजी थी। मैंने एक नजर डाली। सेम फ्रेम, नो स्कैंडल। मैं उनके लिए चिंतित हो रहा था। मैं बस जवाब देने ही वाला था कि मैं अब सू यामिंग के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। जब गुड ने मुझे वीडियो कॉल किया मजा करते हुए, मैंने सिर हिलाया। हां, मैं बहुत अच्छा समय बिता रहा हूं। गुड ने भी अभी अभी नहाया था। वह अभी भी तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी, ताजा नहाकर निकली थी। उसकी नजर में आकर्षण का एक संकेत था। उसकी त्वचा खास तौर पर साफ और चमकदार लग रही थी। उसके होंठ नम और थोड़े लाल थे। मैंने लगभग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो दिया, लगभग अपनी हवस को रोक नहीं सका। अनाथ ने मेरी ओर देखा और कहा कि वह भी जाना चाहती है, भले ही वह मुझे हरा न सके। मैंने उस पर एक नजर डाली। बस अपने काम पर ध्यान दो। मैंने पिछली बार जो कहा था वह मजाक नहीं था। सू, वह वाकई कंपनी के खिलाफ हो जाएगी। तुम्हें पहले से तैयारी करनी होगी। पूरी कंपनी तुम पर निर्भर है। ग्वाओ ने जो कर रही थी वह अपने हाथों से रोक दिया। उसने सीधे मेरी ओर घूरा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि सू यामिंग की तरह मेरी नजरें भी कंपनी पर हैं? मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। अनाथ ने मुझे गर्मजोशी भरी नजर से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह शेर भी उसे शर्मा देगा। मुझे बातचीत जल्दी खत्म करनी पड़ी। ठीक है, देर हो रही है, मैं सोने जा रहा हूं। तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए, गुड ने प्रत्याशा से कहा। मुझे तोहफा लाना मत भूलना। बिस्तर पर लेटे हुए यह सोचते हुए कि बोर ने मूल मुझे सालों तक चोरी छिपे प्यार किया था, मैंने उसकी इस छोटी सी विनती को पूरा करने का फैसला किया। अगले दिन सू यामिन जागी और अपना फोन चेक किया। ट्रेंडिंग टॉपिक अभी भी था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गुगु हे ने उससे संपर्क नहीं किया था, न ही रिकॉर्डिंग टीम के किसी व्यक्ति ने। वह फिर से मेरे मोमेंट्स को खोलने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने देखा कि मैंने अभी 5 मिनट पहले एक नया अपडेट पोस्ट किया था। यह एक दर्शनीय स्थल पर किराए के इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करते हुए मेरा एक वीडियो था, मेरी मां को दौरे पर ले जाते हुए। वीडियो में मेरा सुंदर चेहरा खुशी का अवतार लग रहा था। सुंदर दृश्य भी फीके पड़ गए। सू यामिन अवाक रह गई। जू हायोमिंग वापस नहीं आया था। वह अभी भी यात्रा कर रहा था। उसके पास मोमेंट्स पर पोस्ट करने का समय भी था। कोई रास्ता नहीं था कि उसने ट्रेंडिंग खबर न देखी हो। लेकिन न केवल वह वापस नहीं आया, वह और भी खुश लग रहा था। सू यामिन गुस्से में हंसी। उसने फोन एक तरफ फेंक दिया। इस बार वह सचमुच हारी। वह देखना चाहती थी कि मैं कितने समय तक टिक सकता हूं। सू याममेन का उस दिन व्यस्त शेड्यूल था। उस रात जब वह होटल लौटी तो वह सोफे पर ढह गई, गर्म रोशनी में थकी हुई, स्कूटर चलाते हुए मेरी छवियां खुशी से उसके दिमाग में कौंध गया। उसने मेरे मोमेंट्स को फिर से चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। उसने देखा कि मैंने कुछ घंटे पहले अपने मोमेंट्स को फिर से अपडेट किया था। कैप्शन में लिखा था, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मां है। 9 वर्गाकार फोटोग्रिड में यह या तो मैं सभी तरह के स्थानीय स्नैक्स खाते हुए था या कुछ छोटी छोटी चीजें दिखा रहा था जो मैंने खरीदी थीं। बीच की फोटो मेरी और मेरी मां के साथ में थी। टिप्पणियों में मेरे पापा ने एक संदेश छोड़ा, तो पापा सबसे अच्छे नहीं हैं? मैंने जल्दी से जवाब दिया, पापा भी महान हैं। गी वनेर भी मजा में शामिल हो गई जब उसने वह देखा। तुम बहुत पक्षपाती हो हे ओमिंग। मैं काफी अच्छी नहीं हूं, मैं थोड़ा असहाय था। सिस्टर वनेर महान है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी। इस बीच सू यामिंग पिछले कुछ दिनों से घुटन महसूस कर रही थी। 3 दिन, पूरे 3 दिन मैंने उससे संपर्क नहीं किया था।
मेरी तरफ से एक शब्द भी नहीं। फिर भी वह दिन ब दिन और खुश लग रहा था। मुझे इतना खुश देखकर सू याममेन को अंदर से असहज महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे उसने एक मरी हुई मक्खी निगल ली हो। उसी पल उसका फोन बजा। मैंने उसे एक मैसेज भेजा था। उसके सीने में घुटन का एहसास अचानक गायब हो गया। यह आदमी आखिरकार इसे सह सका, और ज्यादा देर नहीं। पहली बार प्रत्याशा के संकेत के साथ उसने हमारी चैट विंडो खोली, लेकिन मेरे शब्द ठंडे थे। तलाक समझौते पर हस्ताक्षर किए दिन हो गए हैं। क्या अब कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने का समय नहीं आ गया है? सू यामिंग ने टेक्स्ट की उस लाइन को घूरा। उसकी खूबसूरत आंखें कांप उठीं। फोन पर उसकी पकड़ बार बार कसती गई। काफी देर बाद वह उठी, चली गई और घर की ओर चल दी। वह घर जहां रोशनी हमेशा चालू रहती थी, चाहे वह कभी भी वापस आए, अब बिल्कुल अंधेरा था। केवल बाहर का स्ट्रीट लैंप चुपचाप अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसने लिविंग रूम में लाइटें चालू की और अंदर चली गई। घर खाली था। कोई नहीं था जो उसके घर आने का इंतजार कर रहा हो। कॉफी टेबल पर तलाक समझौता और उसका बैंक कार्ड पड़ा था। उसने तलाक के कागजात उठाए और उन्हें खोला। वहां एक हस्तलिखित हस्ताक्षर था। गुगु हायोमिंग। यह हड़ताली तौर पर साहसी था। कागज उसकी पकड़ में थोड़ा मुड़ गया। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान चल रहा था। गुगु हायोमिंग। बस कुछ दिन पहले वह आदमी जो कुछ दिन पहले उसके लिए ईर्ष्यालु था, वास्तव में उसे तलाक देने वाला था। यह कैसे संभव था? सू यामिन अविश्वास में उपहास किया। इस बीच गु निवास पर मेरी मां एक बड़े बैग से स्थानीय विशिष्टताएं निकाल रही थीं। उन्होंने उन्हें घर के कर्मचारियों को वितरित किया। ये वो चीजें हैं जो हायोमिंग ने कहा कि स्वादिष्ट थीं। वह तुम सबके चखने के लिए कुछ वापस लाया है। उपहार प्राप्त करते हुए सभी ने खुशी खुशी उन्हें धन्यवाद दिया। साझा करने की खुशी घर को भर गई। मेरे पापा भोजन के बाद की चाय पी रहे थे। अनाथ एक वर्क कॉल ले रहा था। हालांकि घर बड़ा था, लेकिन यह खाली या ठंडा नहीं था। यह गर्मजोशी से भरा और प्यारा था। मैंने अपना फोन पकड़ा, सू की ओर देखा। यामामोन ने अभी भी इसका जवाब दिया था। मैंने सोचा कि मैं उसे थोड़ी देर में फोन करूंगा। जीवा मेरे बगल में बैठी और पूछा, मेरा तोहफा कहां है? मैंने ऊपर देखा और उसकी साफ आंखों से मिला। उनमें प्रत्याशा का एक संकेत था। उन ब्यूटी फिल्टर्स के प्रभाव में उसके प्रति पक्षपाती न होना मुश्किल था। मैं उठा और अपना सूटकेस खोला। 2 छोटी नाइट लाइट्स निकाली। एक हड्डी से बनी थी और दूसरी सीपियों से बनी थी। तुम्हें कौन सी चाहिए? अनाथ ने दोनों को देखा। दूसरी किसके लिए है? मैंने उसके छोटे से विचारों को उजागर नहीं किया। यह मेरे लिए है, गुमीठी मुस्कान के साथ। उसने ड्रम टॉवर नाइट लाइट उठाई और उसे बार बार जांचा। मेरी मां ने उपहार देना खत्म किया। जब उसने मेरे हाथ में नाइट लाइट देखी तो उसने बेपरवाही से कहा, वह एक हायोमिंग द्वारा खुद बनाई गई थी। जब जीवा ने वह सुना तो उसने तुरंत मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी मुश्किल से छिप सकती थी। तुमने इसे बनाया? मूल मैंने सू यामिंग के लिए केवल हाथ से बनी चीजें बनाई थीं। उसने सालों तक मुझसे चोरी छिपे प्यार किया था। यह पहली बार था जब उसे कोई ऐसी चीज मिली जो मैंने खुद बनाई थी। उसकी खुशी की कल्पना करना आसान था। मैंने उसे एक ठंडी नजर डाली। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस दे दो। गुड़ ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे यह बहुत पसंद है। यह कहने के बाद उसने बस मेरी ओर देखा। मैं उसकी नजर में गहरा संयमित स्नेह महसूस कर सकता था। इसने मुझे लगभग उस आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ बना दिया जो उसने बिखेरा था। मैं अपना फोन पकड़कर खड़ा हो गया। मैं थक गया हूं। मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूं। वापस अपने कमरे में मैंने अपना फोन चालू किया और देखा कि सू यामिंग ने मेरे संदेश का जवाब दिया था। कल सुबह 9 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। किताब में सू यामिंग ने गु को दिवालिया कर दिया और मुझे तलाक देने और कुछ भी न लेकर जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब हम जल्दी तलाक ले रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि गु परिवार के दिवालिया होने का अंत टाला जा सकता है? मेरा मूड बहुत अच्छा था। डर था कि मैं ज्यादा सो जाऊंगा। मैंने अलार्म भी लगा दिया। अगले दिन मैं अलार्म बजने से पहले ही जाग गया, यह सोचते हुए कि मैं अपनी आजादी वापस पाने वाला हूं। मैंने तैयार होने का प्रयास किया। नीचे जाते हुए मेरे पापा पहले ही नाश्ता खत्म कर चुके थे और काम पर चले गए थे। मेरी मां पिछले बगीचे से तोड़े गए फूलों को छांट रही थीं। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने एक बहाना बनाया और जल्दी से चला गया। तलाक के बाद उन्हें सरप्राइज देने की योजना बना रहा था।
मूल मुझे गाड़ी चलाना आता था, लाइसेंस था, लेकिन मुझे नहीं आता था। मैं किताब में ट्रांसमिग्रेट करने से पहले सिर्फ स्कूटर चलाना जानता था। मैं गरीब था, इसीलिए मैंने कभी गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं। मैंने जो राइड ऑन ऑर्डर की थी उसने मुझे सिविल अफेयर्स ब्यूरो पर छोड़ दिया। 8:50 पर मैंने अपना फोन निकाला और सु यामिन को कॉल किया। मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो में हूं, तुम कब पहुंचोगी? उसने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, रास्ते में हूं। मैं छाया में खड़ा रहा, 9:23 तक इंतजार करता रहा, उसके पूर्वजों को कोसता रहा, सभी सहायता करने वाली पीढ़ियों को। तभी मैंने सु याममेन की कार आते देखी। मैं इंतजार नहीं कर सका और उसकी ओर दौड़ा। सु याममेन ने कार की खिड़की से मेरी ओर देखा। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह आदमी और भी सुंदर होता जा रहा है? मैं धूप में सु यानबिंग की ओर चला। मेरा पूरा शरीर रोशनी की तरह चमक रहा था। मेरे आसपास की हर चीज तुलना में फीकी पड़ गई। मैं कार के सामने रुका और खिड़की खटखटाई। तभी सु यामाइन ने अपना फेस मास्क हटाया, कार का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। हमारी आंखें मिलीं। मेरी आंखों में उसका कोई निशान नहीं था, दुख का जरा सा भी संकेत नहीं, केवल अजनबीपन के संकेत के साथ एक हंसमुख मुस्कान। यह वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। मैंने महज उसे एक शांत नजर डाली। चलो, यह कहने के बाद मैं मुड़ा और सिविल अफेयर्स ब्यूरो के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। मेरे कदम हल्के थे, उत्सुकता और प्रत्याशा से भरे हुए। यह उसी पल था जब सु याममोन को एहसास हुआ कि मैं सचमुच तलाक चाहता हूं। वह मेरी पीठ को घूरती रही और जबरदस्ती शादी की एक याद उसके दिमाग में कौंध गई। हालांकि इसे 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन यह अभी भी ज्वलंत था, जैसे कल ही हुआ हो। मुझसे शादी करने के लिए मजबूर होना उसके लिए हमेशा एक अपमान रहा था। जिस पल हमारी शादी हुई थी, वह अपने गर्व को भुनाने के दिन का इंतजार कर रही थी। वह दिन कभी नहीं आया और मैं पहले से ही तलाक चाहता था। मैं कुछ कदम चला, फिर नोटिस किया कि वह अभी भी वहीं खड़ी थी। मैंने आह भरी, वापस मुड़ा और पूछा, क्या हुआ? वह चुप रही और मुझे अचानक एक बुरा एहसास हुआ। यह मत कहना कि तुम अपने दस्तावेज भूल गई। तुम बिना दस्तावेज लाए तलाक लेने आई हो। मैंने शांत रहने की कोशिश की। फिर जल्दी करो और किसी से उन्हें तुम्हारे पास मंगाओ। सु याममेन ने अपना चेहरा ठंडा रखा, बस बिना एक शब्द कहे मेरी ओर देखती रही। मैं अवाक था। किसी को बुलाओ फिर, तुम बस मुझे क्यों घूर रही हो? तभी सु याममेन आखिरकार हिली, बेपरवाही से समय पर एक नजर डाली। उसने आखिरकार अपना मुंह खोला। मेरी 2 बजे मीटिंग है, तलाक के बारे में बाद में बात करते हैं। उसके शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया। भौहें सिकोड़ते हुए मैंने जवाब दिया, हम यहां पहले से ही हैं, दूसरी ट्रिप क्यों करें? बस मीटिंग टाल दो, कागजी कार्रवाई पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे लिए मिलना आसान नहीं था। अगली बार बहुत सारे वेरिएबल हैं, मैं इंतजार नहीं करना चाहता। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि मुझे याद आया कि सु याममेन अक्सर लू जिंगियान के लिए मीटिंग्स टाल देती थी। इसलिए मीटिंग स्पष्ट रूप से इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, सु याममोन ने मेरी ओर देखा और उसका चेहरा बदल गया। यह ऐसा था जैसे मैंने कोई अक्षम्य अपराध किया हो, हाई स्कूल के गोइंग से भी ठंडा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे मामले हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? हजारों कर्मचारियों की जिंदगी तुम्हारे तलाक जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। मैं उसके विस्फोट से कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। यह पाखंडी। यह तब ठीक था जब लू जिंगियान ने उसे मीटिंग्स टालने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब मैंने उससे एक टालने को कहा तो अचानक यह सबकी आजीविका को प्रभावित करता है। और क्या तलाक उसका भी काम नहीं है? सिर्फ मेरा नहीं। सु याममेन ने मुझे जवाब देने का मौका भी नहीं दिया। वह डांटने के तुरंत बाद चली गई। हमें तलाक लेना था, लेकिन वह देर से आई और बिना दस्तावेजों के। स्पष्ट रूप से मैं ही हूं जिसे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन उसने कार का दरवाजा पटक दिया और काले चेहरे के साथ चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कोसना चाहता था। मैंने सिंगल होने के बारे में एक जश्न मनाने वाली पोस्ट भी लिखी थी। मैंने योजना भी बनाई थी कि उस रात कहां पार्टी करनी है, और अब हमारा तलाक भी नहीं हुआ। मैं सुपरमार्केट गया और ढेर सारे स्नैक्स खरीदे। फिर स्टोरी ग्रुप गया। जब सु यामिंग अपनी मीटिंग से वापस आई तो उसने देखा कि मैं उसके ऑफिस के सोफे पर बैठा था और मेरे मुंह में एक मसालेदार पट्टी थी और गेम खेल रहा था। पूरे ऑफिस में मसालेदार स्नैक्स की महक आ रही थी। कॉफी टेबल स्नैक्स के ढेर से भरी थी, ऐसी चीजें जो मैं आमतौर पर कभी नहीं खाता। सु यामिन ने नफरत से भौहें सिकोड़ी। तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी भी मसालेदार पट्टी चबा रहा हूं।
अपने फोन को घूर रहा हूं। मैंने अपना सिर भी नहीं उठाया। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सू याम और पांव के बीच में मुझ पर एक नजर डाली, फिर अपनी कुर्सी की ओर चली और बैठ गई। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जंक फूड खाने का, गेम खेलने का। तुमने अपनी पॉलिश रिच बॉय इमेज को पूरी तरह से छोड़ दिया है। गु हायोमिंग का यह वर्षन बहुत अपरिचित लग रहा था। तभी मैंने अपना गेम रोका, ऊपर उसकी ओर देखा और कहा, हमारा तलाक आज सुबह खत्म नहीं हुआ। मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक तुम फारिग न हो जाओ और हम फिर से जा सकते हैं। सू यामिंग ने मुझे बेरुखी से घूरा। मेरे पास आज के बाकी समय के लिए समय नहीं है। मैंने उस पर फिर से नजर डाली। संदेहास्पद होकर मैंने पूछा, तो तुम कब फ्री होगी? सू यामन ने अपने पास के दस्तावेज उठाए। जब मैं फ्री होंगी तो तुमसे संपर्क करूंगी। मुझे लगा कि वह मुकर रही है। अगर वह सचमुच तलाक चाहती, वह समय कैसे नहीं निकाल सकती थी। लेकिन वह क्यों मुकर रही होगी? वह मूल मुझे इतना नापसंद करती थी। क्या तलाक एक राहत नहीं होगा? या वह अभी भी मुझे तड़पाना चाहती थी? हालांकि किताब की नायिका ने यह नहीं कहा। मूल मुझ के प्रति उसका रवैया जबरदस्ती शादी करने को लेकर स्पष्ट रूप से नाराजगी दिखाता था। जितना ज्यादा मैं उसका प्यार चाहता था, उतना ही ज्यादा उसने मुझे अप्राप्य स्नेह का दर्द सहने पर मजबूर किया। अब जब मैं तलाक चाहता हूं, तो क्या वह मुझे जाने की चाहत रखने लेकिन न जा पाने के दर्द का अनुभव कराने की कोशिश कर रही है? मैं गुस्से में खड़ा हो गया। सू यामिंग, क्या तुम तलाक नहीं चाहती? मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। अगर तुम 3 दिनों में मेरे साथ तलाक को अंतिम रूप देने नहीं गई, तो मैं कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दूंगा। मैं तुम्हारी राय नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूं। यह कहने के बाद मैंने अपने स्नैक्स पकड़े और जाने ही वाला था। ठीक तभी लुजिन ने ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आ गया। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में डर का एक निशान कौंध गया। क्या मैं गलत समय पर आया? लू झिंगियान बस पीछे हटने ही वाला था, लेकिन सू यामामोन ने अपना हाथ उठाया और कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। लू झिंगियान उपन्यास का पुरुष नायक है, एक ऐसा चरित्र जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड दुखद है। उसके पिता जुए के आदी थे। उसकी मां का स्वास्थ्य खराब था। हाई स्कूल में उसके पिता अपने लोन शार्क को चुका नहीं सके। उसे छोटी उम्र से ही पार्ट टाइम काम करना पड़ा। सू यामामोन ने उसे बचाया और अपनी कंपनी में लाया। उसने उसे एक बेतहाशा लोकप्रिय सेलिब्रिटी बनने में मदद की। उपन्यास के पुरुष नायक के रूप में वह दयालु, मेहनती है, मजबूत नैतिकता के साथ। जिस पल सू यामिंग ने उसकी मदद की, उसे उससे प्यार हो गया। लेकिन उसने हमेशा सू यामिंग के लिए खुद को अयोग्य महसूस किया और कभी कबूल करने की हिम्मत नहीं की। वह उसके योग्य बनने के लिए बेहतर बनना चाहता था। सू यामिंग को शादी के लिए मजबूर किए जाने के बाद, भले ही लू झिंगियान सू यामिंग को चोरी छिपे प्यार करता था, फिर भी वह घर तोड़ने वाला न बनने के अपने सिद्धांत पर अड़ा रहा। उसने दूरी बनाए रखी और बस दोस्त बना रहा। उपन्यास मुख्य रूप से पुरुष नायक और मूल पात्रों के दृष्टिकोण पर केंद्रित है। पुरुष नायक के लिए महिला नायक का प्यार ज्यादातर प्लॉट की घटनाओं के माध्यम से दिखाया जाता है। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार अभी तक कोई कबूलनामा नहीं हुआ है, इसलिए एक दूसरे के लिए उनका आपसी लेकिन मूक स्नेह पाठकों से असीम सहानुभूति और प्रत्याशा अर्जित की। जबकि मूल मैं, दुष्ट प्रतिपक्षी, लगातार अपने पतन की ओर धकेला जा रहा था। इस क्षण मैं जाने ही वाला था। मैंने सूयान पर एक नजर डाली, फिर से लू झिंगियान पर। मैं जल्दी से निकल गया, एक ईमानदार मुस्कान के साथ। तुम दोनों आगे बढ़ो और बात करो, मैं बाधा नहीं डालूंगा। जैसे ही मैं लू झिंगियान के पास से गुजरा, मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि वह झिझक गया और पीछे हट गया। मैं वाकई उसे दोष नहीं दे सकता था। मूल मैंने हमेशा उसके साथ एक मालकिन की तरह व्यवहार किया था। मेरी शादी बर्बाद कर रहा था। हर बार जब मैं उसे देखता, मैं उसे सबक सिखाने की कोशिश करता। मैंने 1 से ज्यादा बार उसे पीटने के लिए लोगों को काम पर रखा था। अब खुद को भुनाने के लिए जाते जाते मैंने ऑफिस का दरवाजा भी धीरे से बंद कर दिया। लू झिंगियान हैरान होकर घूरता रहा। जब मैं चला गया, फिर सू यामिंग की ओर देखा। उसने उसे बंद दरवाजे को घूरते हुए देखा। उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा। जब लू झिंगियान स्थानीय विशिष्टताओं को पकड़े हुए आगे बढ़ा, उसने देखा कि सू यामन ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों पर सब जगह खरोंचें बना दी थीं। कागज अर्थहीन डूडल से भरा था। सू यामिंग ने नजरें हटा लीं, आंखें उठाईं और पूछा, तुम यहां क्यों हो? लू झिंगियान मुस्कुराया और बैग मेज पर रख दिया। श्यांग शांग से कुछ स्थानीय विशिष्टताएं।
मुझे लगा कि वे काफी अच्छी हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आया। मेरी मां के लिए डॉक्टर ढूंढने में मदद करने के लिए धन्यवाद। बोलने के बाद उसने संयमित स्नेह के साथ उसकी ओर देखा। क्या तुम सचमुच भाई हाओमिन को तलाक दे रही हो? इस बीच मैं अपने स्नैक्स लेकर बाहर निकला और सू यामिन के हस्ताक्षर लेने के लिए दस्तावेज पकड़े हुए असिस्टेंट से टकराया। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। तुम्हारी प्रेसिडेंट गु अभी किसी बहुत जरूरी काम में व्यस्त हैं। जहां तक उन दस्तावेजों की बात है, लू जिंगियान के बाहर आने तक इंतजार करो और फिर उन्हें अंदर ले जाना। असिस्टेंट ने ऑफिस के दरवाजे की ओर देखा, फिर वापस मेरी ओर, पूरी तरह से स्तब्ध। लू जिंगियान अंदर है। प्रेसिडेंट गु ने वास्तव में उसे बाहर नहीं निकाला और वे अभी भी अंदर हैं। मैंने अपना फोन निकाला। सच में? असिस्टेंट ने उसके सामने पकड़े हुए कान शून्य को देखा। फूडी होने के नाते वह लालच का विरोध नहीं कर सकी। उसने अचार वाले चिकन पंजों का पैक पकड़ लिया। धन्यवाद मिस्टर ज्यू। मैं हंसा और कहा, अगली बार कमरे को पढ़ना सीखो भविष्य में, जब लू जिंगियान सू यामिंग की तलाश में आए। अंदर जाकर उन्हें परेशान मत करना। असिस्टेंट ने बिना एक शब्द कहे सिर हिलाया। मैं वह लाइन छोड़कर चला गया। उनकी मदद करके मैं अपनी मदद कर रहा हूं। सबसे अच्छा होगा कि वे साथ रहने की अपनी इच्छा को रोक न सकें। फिर सू यामिंग जल्दी से मेरे साथ तलाक को अंतिम रूप देगी। आखिरकार तलाक के लिए अर्जी देने के लिए अभी भी टूटी हुई शादी के सबूत चाहिए। यह एक परेशानी जैसा लगता है। असिस्टेंट ने अचार वाले चिकन पंजे चबाए और लू जिंगियान के बाहर आने का इंतजार किया। फिर वह दस्तावेज लेकर अंदर गई। वह टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या आपको पता है मिस्टर गु ने अभी मुझसे क्या कहा? सू यामिंग ने उस पर एक नजर डाली। असिस्टेंट ने जारी रखा। उसने कहा, मैं केवल लू जिंगियान के बाहर आने के बाद ही प्रवेश कर सकती थी। और उसने यह भी कहा कि भविष्य में अगर लू जिंगियान तुमसे मिलने आता है तो मुझे कभी भी अंदर आकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। सू यामिंग ने असिस्टेंट पर एक फाइल फेंकी। तुम्हें सैलरी कौन देता है, मैं या वह? असिस्टेंट ने फाइल पकड़ ली। क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर ज्यू बदल गए हैं? वे अब ईर्ष्यालु नहीं लगते। वे यहां तक कि आपको और लू जिंगियान को साथ धकेलते हुए लगते हैं। सू यामिंग ने अपने होठों को एक पवित्र मुस्कान में सिकोड़ा। क्या तुम दोनों आजकल आदर्श हो? असिस्टेंट ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने हस्ताक्षरित दस्तावेज उठाए और भाग गई। सू यामिंग ने पेन डेस्क पर फेंक दिया। उसके होठों पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी नजर धीरे धीरे गहरी हो गई। मैं सू यामिंग की कंपनी से बाहर निकला। जब मैंने समय चेक किया तो दोपहर होने ही वाली थी। मैं मम्मी के साथ लंच करने के लिए टैक्सी पकड़कर घर गया। फिर मैंने पास के ड्राइविंग स्कूल के लिए ऑनलाइन सर्च किया और क्लास के बारे में पूछने के लिए फोन किया। आखिरकार गैरेज में इतनी सारी स्पोर्ट्स कारें हैं और मैं केवल उन्हें देख सकता हूं। चला नहीं सकता। यह ईमानदारी से दर्दनाक है। मूल मालिक के पास लाइसेंस था। मुझे बस गाड़ी चलाना सीखना है। ड्राइविंग स्कूल के पास एक समर्पित ट्रेनिंग ग्राउंड था जो एकदम सही था। शेड्यूल करने के लिए कॉल करने के बाद मैं स्कूल के लिए एक कार लेकर गया, इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि पैसे से लाइसेंस के लिए चीजें हो जाती हैं। मालिक को एक सुपर धैर्यवान और सुंदर महिला इंस्ट्रक्टर मिल गई। उसने मुझे आमने सामने सिखाया। मुझे मानना पड़ेगा, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। मैंने खुद को अविश्वसनीय रूप से अनाड़ी महसूस किया, लेकिन पूरी दोपहर के बाद सुंदर इंस्ट्रक्टर ने कभी आपा नहीं खोया। वह मुझे प्रोत्साहित करती रही, भावनात्मक समर्थन प्रदान करती रही, जो एक परफेक्ट 10 था। पूरी दोपहर बिताने के बाद मैंने आखिरकार बुनियादी बातें सीख लीं। इंस्ट्रक्टर को धन्यवाद देने के लिए मैंने बाद में उसे भोजन कराया। इस बीच जैसे ही सू यामिंग कंपनी से बाहर निकली, उसने वेणुमु यामिंग का एक संदेश देखा। हम पिछली बार गलत थे। हमने तुम्हारी भावनाओं पर विचार नहीं किया। आज रात हम तुम्हारे लिए एक डिनर होस्ट करेंगे। 20 मिनट बाद सू यामिंग उस रेस्तरां में दाखिल हुई जिसे जब मुमू ने रिजर्व किया था। उसने तुरंत एक परिचित व्यक्ति को देखा। वह आदमी खुशी से हंस रहा था। सूट यामिन धीरे धीरे चलकर आई। फिर उसने मुझे खुले तौर पर उस औरत की तारीफ करते हुए सुना। गोचेन, आपके लुक्स और आपकी फिगर के साथ आपके पास सब कुछ है। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनने पर क्यों समझौता करें? छोनो शेनशिन हंसी और समझाया कि वह वास्तव में इंस्ट्रक्टर नहीं थी। पता चला कि वह ड्राइविंग स्कूल के मालिक की बेटी थी, जिसे उसके पिता ने मुझे सिखाने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि वह बर्बाद करने के लिए बहुत प्रतिभाशाली थी। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही मैं हंसा, मुझे अचानक एक ठंडी नजर महसूस हुई।
मैंने सहज रूप से ऊपर देखा और सु यामिंग को साइड में खड़े देखा। उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सु यामिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रेस्तरां से बाहर खींच लिया। गुगु है, अभी हमारा तलाक भी नहीं हुआ है और तुम पहले से ही किसी फ्लूरी के साथ बाहर हो। मैंने ठीक अपने सामने खड़ी औरत की ओर देखा। इतने खूबसूरत चेहरे की क्या बर्बादी है? किसी का मिजाज इतना खराब कैसे हो सकता है? कि मैंने अपनी कलाई रगड़ी। कौन सी फ्लूरी? ये बस किसी के साथ सामान्य डिनर था, बकवास मत करो। सु यामिंग ने मुझे एक ठंडी नजर दी। एक सामान्य भोजन? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं? मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने आसमान की ओर देखा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंधी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सु यामिंग गुगु हायोमिंग पर बेरुखी से हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि यह अभी भी 2 साल पहले की बात है, जब मुझे तुम्हारे द्वारा की गई हर चीज सहनी पड़ती थी? अब से मैं हमारे बीच के फैसले लेती हूं। उसे लापरवाही से मुझे छूते हुए देखकर मैं मुस्कान के साथ झुका, अपना हाथ उठाया और उसकी पतली कमर को छुआ, साहसी और अनियंत्रित। तो फिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि तुम क्या चाहती हो? सु यामिंग ने घबराहट से घूंट भरी। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने मेरी कलाई पकड़ ली, यह जानते हुए कि सु यामिंग मूल मैं द्वारा छुए जाने से कितनी नफरत करती थी। मेरा हर स्पर्श केवल मेरे प्रति उसकी घृणा को बढ़ाता था। उसका चेहरा काला पड़ते देखकर मैंने अपना दूसरा हाथ उठाया और उसका हाथ भी पकड़ लिया। उसे सकपकाते हुए जारी रखा, क्यों ना हम कोई होटल ढूंढें? गर्मियों के कपड़े पहले से ही पतले हैं और सु यामिंग ने ड्रेस पहनी थी। जब मैंने उसकी टांग छुई तो लगा जैसे मैंने उसके सीने को छुआ हो। मेरे दिल पर चींटियां रेंगने जैसा गुदगुदी का एहसास। सु यामिंग शर्माते हुए सीधे मुझे घूरती रही। पुराना मैं कभी इतना साहसी होने की हिम्मत नहीं करता और इतना फ्लर्ट भी नहीं करता। साफ तौर पर उससे प्यार नहीं करता, फिर भी ऐसे अभिनय कर रहा हूं जैसे मैं उससे तृप्त नहीं हो सकता। यह उसे किसी बार हॉस्टेस की तरह मानने जैसा था। सु यामिंग ने फिर से घूंट भरी। उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। यह देखकर कि उसने अभी भी मुझे घृणा से दूर नहीं धकेला, मैं उसे चूमने के लिए झुका। तभी सु यामिंग ने आखिरकार मुझे धक्का दे दिया। उसने अपना हाथ पोंछने के लिए रूमाल निकाला। गुयोमिंग, अपने भ्रम छोड़ दो। तुम्हें मुझसे वह कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह तलाक नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहता हूं। मैंने अपनी कलाई रगड़ी और उपहास किया। क्या यह संभव नहीं है कि अगर मुझे यह तुमसे नहीं मिल सकता तो मुझे यह दूसरी औरत से मिल सकता है? भले ही मैं तुम्हारे शरीर से चिपका रहूं। एक औरत औरत होती है। लाइटें बंद होने के बाद वे सब एक जैसी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तुम ही होनी चाहिए। सु यामिंग का चेहरा स्याही में भीगे हुए जितना काला पड़ गया। उसने अपने पिछले दांत भींच लिए। उसने रूमाल फेंक दिया और गुस्से में बेरुखी से हंसी। ने तो जाओ और कोशिश करो, मैंने उस पर मुस्कुराकर कहा। क्या मैं तुम्हारे टोकने से पहले बस करने ही वाला नहीं था? तुमने मुझे टोका। अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मैं वापस अंदर जाऊंगा। मेरा फोन अभी भी रेस्तरां में है। यह देखकर कि सु यामिंग ने मुझे नहीं रोका, मैं वापस अंदर गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, मेरा फोन बजा। मैंने उसे उठाया और देखा। सु यामिंग ने मुझे एक वीडियो भेजा था। मैंने उसे खोला और मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वीडियो में मूल मुझे लुगिनियन को किडनैप करने के लिए लोगों को काम पर रखते हुए दिखाया गया था। सालों पुराने सबूत। इसमें मुझे किसी को धक्का देते हुए, सड़क पर धक्का देते हुए और कार एक्सीडेंट का कारण बनते हुए दिखाया गया था। इसमें मुझे लू जिंग्यान को पीटने के लिए लोगों को काम पर रखते हुए भी दिखाया गया था। आपराधिक सबूत। अकेले वह सबूत मुझे कई सालों के लिए जेल भेज सकता था। पहले सु यामिंग ने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह गू से डरती थी। अब जब वह इसे बाहर लाई है, इसका मतलब है कि वह अब उनसे नहीं डरती। मैंने अभी अभी अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू किया था। मैं जेल में सड़ने के लिए इस दुनिया में नहीं आया था। सु यामिंग ने एक और मैसेज भेजा। तो तुम्हारे पास मिनट है, अभी ऊपर आओ। सु यामिंग मुझे धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि मैं अनिच्छुक था। मैं जेल नहीं जाना चाहता था। शेनशिन ने मेरा पीला चेहरा देखकर मुझे एक गिलास पानी दिया। क्या हुआ? मैंने अपना हाथ हिलाया। माफ करना, कुछ काम आ गया। मुझे जाना होगा। तुम खाने का मजा लो। उसके बाद मैंने जल्दी से बिल चुकाया और प्राइवेट कमरे में सु यामिन को ढूंढने ऊपर चला गया। जब WMU कमरे में आई तो उसने अभी अभी सु यामिन और मेरे बीच कार के पास का सीन देखा था। इसलिए उसने एक फोटो खींची और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए प्राइवेट कमरे में भेज दी।
उसके एंगल से फोटो ऐसी लग रही थी जैसे सू यामिन ने कमरे पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया हो और मेरे साथ अंतरंग हो रही हो। फिर सब खिड़की के पास देखने आए और मुझे पीछे मुड़कर देखे बिना ही जाते हुए देखा। उन्हें और ज्यादा यकीन हो गया कि सू यामिन ने मुझे मजबूर किया था जब मुमू ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, आज रात किसी ने गुगु हायोमिंग का जिक्र नहीं किया। जैसे ही सू यामिन प्राइवेट कमरे में दाखिल हुई, जब मुमू तुरंत उसका स्वागत करने गई, सब बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। किसी ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। जब मैंने दरवाजा खोला और अंदर आया तो वे तीनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। जब मुमू ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और जल्दी से खड़ी होकर एक तरफ हट गई, सू यामिंग उसके बगल वाली जगह नए आने वाले के लिए नए बर्तनों के साथ सेट की गई थी। वह हेयोरमिंग यहां है। मैं मुस्कुराया और उनका स्वागत करने के लिए अपना हाथ उठाया। सू यामिंग पर एक नजर डाली, फिर उसकी ओर चला। उन तीनों ने मेरी ओर देखा, फिर सू यामिंग की ओर, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं अदृश्य हूं। हमेशा की तरह मैंने अपने दांत भींच लिए और कटोरी के ऊपर प्लास्टिक रैप को छेदने के लिए अपनी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया। फिर सू यामिंग के थोड़ा करीब झुका और फुसफुसाया, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सू यामिंग थोड़ा मुस्कुराई, बस चाहती हूं कि तुम ज्यादा आज्ञाकारी बनो। मैं पूरी तरह से बंद हो गया। क्या इस औरत के पास मुझे प्रताड़ित करने के अलावा और कोई शौक नहीं है? मैंने मुस्कान मजबूर की और उसके लिए खाना उठाया। ठीक है मेरी प्यारी पत्नी, अगर तुम मुझे पूर्व जाने को कहोगी तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे बिस्तर गर्म करने को कहोगी तो मैं कमरे को गर्म करने की हिम्मत नहीं करूंगा। सू यामिंग ने मुझे एक नजर दी और अपना खाली वाइन ग्लास नीचे रख दिया। मैंने तुरंत उसके लिए इसे फिर से भर दिया। पूरी दोपहर ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने के बाद मुझे वास्तव में काफी भूख लगी थी। यह देखकर कि सू यामिंग ने कुछ नहीं कहा, मैंने बस बड़े चाव से अकेले खाना शुरू कर दिया। चावल का एक कटोरा खत्म करने के बाद मैंने नोटिस किया कि सब मुझे घूर रहे थे, इसलिए मैंने एक और कटोरा लिया, उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी और कहा, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाने में मदद करूंगा। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊंगा। तीनों गर्लफ्रेंड्स और भी हैरान थीं। ज्यू हायोमिंग, जिसकी आंखें हमेशा केवल सू यामिंग के लिए होती थीं, वास्तव में उन्हें खाना लाने की पेशकश कर रहा था। अगले ही सेकंड सू यामिंग आखिरकार बोली, अगर तुम्हें मदद करना इतना पसंद है तो मेरे लिए झींगे का यह कटोरा छीलो। मुझे उन्हें खाना बहुत पसंद है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरी मुट्ठी फिर से भींच गई। धिक्कार है, मुझे अपने लिए भी उन्हें छीलने का मन नहीं कर रहा है। मैं मुस्कुराया और बैठ गया, उसकी ओर देखते हुए। ठीक है प्यारी पत्नी। मैंने झींगे का कटोरा उठाया, छीलते हुए आजाद होने का रास्ता सोच रहा था। मैं वाकई नहीं चाहता कि वह मुझे इस तरह हमेशा धमकाती रहे। मैं सोच में इतना गहरा डूब गया था कि गलती से मैंने एक झींगा अपने मुंह में डाल लिया। सू यामिंग ने देखा कि मैंने खुद झींगा खाया और ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई मजा ले रहा हूं। उसकी आंखें गहरी और अपठनीय हो गईं। मैं उसकी बर्फीली नजर महसूस कर सकता था, जैसे वह मुझे जमाकर मार सकती है। तभी